नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं दिन में दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, वो है आंसर राइटिंग का। कल से एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा आपका फिर से, ठीक ना। मोस्ट प्रोबेबली है कि आज से नहीं तो कल से गारंटेड शुरू हो जाएगा आपका एनसीईआरटी, ठीक ना। आज हम लोग क्या सब बात करेंगे, तो आंसर राइटिंग के कुछ सवाल मैं दिखाऊंगा, किस प्रकार से लिखा जाता है, सोर्स क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, कंटेंट कहाँ से लाएं, किस प्रकार से अभी तैयारी करें और किस मोड में तैयारी करें, टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करें ना करें, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक सेकंड आपका मैं बर्बाद करने नहीं आता हूं, फोकट का मोटिवेशन ये सब चीज़ें नहीं करता हूं। बच्चे मोटिवेटेड होशियार स्टूडेंट होते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, इतना तो मैं मान के चलता हूं, तभी मैं केवल पढ़ाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग आज किन किन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे कि सवाल को किस प्रकार से टैकल किया जाए, सवाल को किस प्रकार से हैंडल किया जाए कि भाई सवाल में क्या पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सवाल में जो पूछा है क्या उसको आप एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि कंटेंट कहाँ से लाएं और आंसर राइटिंग अभी करें या पूरा पढ़ने के पश्चात करें, किताब कौन सा यूज करें आंसर राइटिंग के लिए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल मैं दिखाता हूं, उसके बाद से कुछ मॉडल आंसर या कुछ अच्छे आंसर्स भी मैं दिखाऊंगा आपको, जिसको आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार से लिखा जाता है। ये सवाल मैंने 31 जनवरी को पोस्ट किया था, सभी जगहों पर पोस्ट किया था, पेड ग्रुप में भी आंसर राइटिंग का और पब्लिक में भी, सभी जगहों पर मैं सवाल तो कम से कम सभी जगहों पर मैं देता हूँ, उसमें कोई वैसा नहीं है। चेक करने का केवल पैसा लेता हूँ और किसी चीज़ का नहीं अभी तक तो। ओके, देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की। किसी यूट्यूबर ने गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था कि इसमें मूल अधिकार और बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सवाल जब दिया जाता है कोई भी एग्ज़ाम में तो इसी हिसाब से दिया जाता है कि स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपने हिसाब से टैकल करें। कंफ्यूज तो आपको करेगा ही क्वेश्चंस। निर्देश पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात कर ली। फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान में दिया हुआ निर्देश नहीं है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है, वो अधिकार है, वो निर्देश नहीं है। वो लागू करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया था कि आगे जाकर आप इसको लागू करेंगे सरकारों को। उसको संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लागू हो गए थे। कोई बाकी आने वाली सरकारों के लिए वो नहीं दिया गया था। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट के लिए नकारात्मक पृष्ठभूमि के होते हैं, नकारात्मक होते हैं स्वभाव में। कैसे? भारत सरकार विवश होती है फंडामेंटल राइट्स के सामने, वो कुछ नहीं कर सकती है उसका। फंडामेंटल राइट्स सरकार के लिए नकारात्मक होते हैं। सवाल को ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िए। संविधान में सकारात्मक निर्देश, कहीं और से सवाल नहीं लाया था मैं, यूपीएससी का सवाल नहीं है, बीपीएससी का सवाल है। 67th बीपीएससी मेंस का सवाल है ये, 67th बीपीएससी मेंस का सवाल है ये, मैं कोई कहीं और से लेकर नहीं आया था। 67th या 68 का मेंस का सवाल है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर है ये। ध्यानपूर्वक देखिए इसमें क्या है। संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है। सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित शब्द लिखा हुआ है। सवाल को किस प्रकार से पढ़ा जाता है मैंने हमेशा बताया, कीवर्ड्स पढ़िए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पर आपको कोई कीवर्ड नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट में से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि सवाल क्या पूछा गया, उसी का उदाहरण है ये सवाल। अगले सवाल में मैं आपको कीवर्ड भी दिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कृपया करके। मैंने ही बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग सीरीज यूट्यूब पर सबसे पहले शुरू किया, तो उसके बाद ही सबने वीडियो बनाना शुरू किया। 2022 ईस्वी मैंने शुरू किया था ये, उससे पहले कोई मेंस के आंसर राइटिंग के लिए डिस्कशन नहीं करते थे इस तरह से। तो सवाल अलग अलग तरीके का आएंगे, एंड वर्ड अलग अलग होंगे। देखिए इसमें कोई एंड वर्ड है ही नहीं, बस व्याख्या कीजिए, बस व्याख्या की एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन सिंपल से आपको बता देना जो पूछा है उसको। तो आप इसमें किसके बारे में लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे डीपीएसपी के बारे में कि डीपीएसपी क्या है, अब किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि भाई डीपीएसपी क्या है, उसके पश्चात आप क्या लिखोगे
कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, इसकी स्थापना किस प्रकार से कर रहा है। उसके बाद से आप लिखोगे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, कब कौन से आर्टिकल को लागू करने के लिए, डीपीएसपी के आर्टिकल को या डीपीएससी के प्रावधान को। अगर आप एक आध आर्टिकल छोड़ भी देते, नहीं याद होता है आपको, आप प्रावधान लिख देते हैं और कब लागू किया ये लिख देते हैं, फिर आप आर्थिक पक्ष पर आ जाते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र को लागू करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से एक तो प्रावधान है संविधान में और कौन कौन से लागू किए गए हैं उदाहरण सहित, तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को लिखना था। निर्देश, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं निर्देश नहीं है, वो अधिकार हैं आपके, वो भविष्य के लिए नहीं छोड़ा गया था। संविधान जिस दिन लागू हुआ पहले दिन से फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे लागू हैं, डीपीएसपी सारे के सारे लागू नहीं हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको, इस चीज़ में कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप। अब मुझे बताइए कुछ बच्चों ने गलतियां क्या की है कि सारा का सारा उन्होंने डीपीएसपी लिखा, शुरू से आर्टिकल शुरू किया, पहले आर्टिकल से लेकर अंतिम के आर्टिकल तक सारा का सारा डीपीएसपी लिख के मास्टर को भेज दिया। क्या आंसर पूरा हो गया? कतई नहीं, आपका आंसर पूरा नहीं होगा। इसमें डीपीएसपी में कुछ विशेष भाग को पूछा गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना वाला जो भाग है उसको पूछा गया। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? सभी के लिए समान अवसर और समान संसाधन उपलब्ध करवा देना, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चों ने गलती क्या की है, कुछ बच्चों ने इसमें आर्टिकल 51 लिख दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा कर दी है। कुछ बच्चों ने आर्टिकल 50 लिख दिया है, जहां पर हम शक्तियों के विभाजन को देखते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में इस तरह के आर्टिकल्स को मत लिखिए, जो डायरेक्टली लोगों से संबंधित हो उन्हीं को लिखिए। सारे के सारे डीपीएसपी को चेप कर मत भेज दीजिए, ऐसा नहीं होता है। दोनों को अलग अलग लिखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक आर्टिकल को अगर लोकतंत्र को आप एक ही जगह पर सारा का सारा लिख देंगे तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से आर्टिकल सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, कौन सा आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा। हो सकता है कि कोई आर्टिकल दोनों के लिए हो, तो आप उसको लिखिए बांट कर, कोशिश कीजिए बांट कर लिखें। ठीक है, अगर एक में लिखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि 0 मार्क्स देगा आपको, लेकिन परफेक्शन नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए जब मैं सवाल देता हूँ आपको लिखने के लिए तो मैं कभी स्टेटमेंट वाले दे देता हूँ, जैसे ये स्टेटमेंट वाला है, कभी कीवर्ड वाले देता हूँ, कभी एंड वर्ड चेंज कर देता हूँ कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कभी कमेंट कीजिए। क्यों देता हूँ? क्योंकि डाइवर्सिटी होती है सवालों में, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी मैं आंसर भी दिखाऊंगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सबसे पहले आपको नकार देना होता है उस चीज़ का। मैं बताऊंगा क्या नकारना है। जैसे एक और सवाल पूछा जाता है, एक बच्चे ने कुछ दिन पहले भी लिख कर भेजा था कि राष्ट्रपति महोदय केवल और केवल स्टाम्प की तरह काम करते हैं, मोहर की तरह काम करते हैं, या राष्ट्रपति के बारे में बोला था वो परिवार का वो मुखिया जो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को आपको अनुमति देनी चाहिए बोलने के लिए या लिखने के लिए? नहीं, ये जानबूझकर लिखा जाता है ताकि आपके व्यक्तित्व को, आपके सकारात्मक सोच को जांचा जा सके कि आप क्या सोचते हो देश के गवर्नेंस के बारे में। कौन सा शब्द मैंने यूज किया? गवर्नेंस, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था ही तो है पूरा का पूरा, राष्ट्रपति से लेकर वार्ड मेंबर तक पूरा राज व्यवस्था के भाग होते हैं। तो ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह का, तो राष्ट्रवाद जो हमारा निर्भर है वो किस चीज़ पर निर्भर है कि हम आज़ादी के संघर्ष में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए सभी नीतियों को खंडित करते हुए, कोई बाहरी आदमी, कोई बाहर देश का संविधान विशेषज्ञ या कोई भी हमारे संविधान की क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, संविधान सभा की आलोचना करता है, तो हमें उसके अगेंस्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा कि आपने जो आलोचना किया है वो गलत आलोचना किया है, ये आलोचना सही नहीं है। इस सवाल के 2 भाग हैं। पहली बात से ध्यानपूर्वक बांट कर लिखना सीखिए। पहला भाग क्या है इस संविधान सवाल का? इस सवाल का पहला भाग है संविधान सभा की चर्चा कीजिए। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल था, लॉन्ग फॉर्मेट मैंने दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, बिल्कुल शुरू किया बाल गंगाधर तिलक से लेकर और ख़त्म कर दिया बिल्कुल कहाँ से कहाँ तक लेके आ गए। बैकग्राउंड में ज़्यादा मत जाइए, आप कैबिनेट मिशन से शुरू कर लीजिए कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी, उसके पश्चात संविधान सभा गठन किया गया, किस प्रकार से गठन किया गया, तो उसमें चुनाव की बात कर दीजिए कि भाई 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर को चुना गया और रियासतों से भी मेंबर्स को एलोकेट किया गया, बहुत सारे जगहों से बहुत सारे मेंबर्स को एलोकेट किया गया। मेंबर्स की चर्चा थोड़ा सा कर दीजिए।
संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार हुआ। उसके बाद से संविधान सभा के लोगों संख्या के नाम अगर लिख सकते हैं, याद है तो लिख दीजिए। किस पार्टी से कितने सदस्य थे ये लिख दीजिए। संविधान सभा के कुछ प्रमुख समितियों की चर्चा कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है। समिति जब भी लिखें तो उसके अध्यक्षों की चर्चा जरूर कर दीजिए। कुछ प्रमुख काम जैसे झंडा से लेकर और जो कुछ प्रमुख काम किए संविधान ने, उसकी चर्चा कर दीजिए। उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट था। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में संविधान की चर्चाएं भी दी हुई है। संविधान सभा के दौरान जो बहस किए गए, जो भाषणबाजी हुई, लोगों ने तरह तरह के तर्क दिए, एक से बढ़कर एक भाषण है। जीबी पंत जी से लेकर सरदार पटेल से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े नेता से लेकर एक से बढ़कर एक विद्वान लोग शामिल थे संविधान सभा में, उन सभी का भाषण है। कुछ भाषणों का चर्चा किया गया है एनसीईआरटी में। अगर आप देखेंगे नया वाला एनसीईआरटी है शायद 10वीं का या 11वीं का, उसमें देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा किया गया है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी है शायद, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, एक बार देख लीजिएगा जिसमें भी है, तो उसमें चर्चा किया गया है। उस वहीं पर ये चीज़ था कि भाई संविधान सभा को कांग्रेस की सभा कह दिया गया। अब कुछ बच्चों ने इसमें क्या होशियारी की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बताता हूँ क्या होशियारी की उन्होंने बोला कि संविधान में हिंदू सदस्य थे, मुस्लिम थे, सिख थे, है ना, इसके आधार पर बांटा गया। उसके बाद से जातिगत चीज़ों पर भी बांटा उन्होंने, एससी थे, एसटी थे, बहुत सारा बांट के लिख दिया। आपसे तो ये पूछा ही नहीं गया। अगर सवाल मैं ये देता कि क्या संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, तो वहाँ पर आप लिखते कि हिंदू इतने सदस्य थे, तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जनजातीय भी थे। आलोचना अलग अलग होता है, सभी आलोचनाओं पर आधारित सवाल बनाए जा सकते हैं। मैंने एक आलोचना पकड़कर आपको सवाल दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा है। कुछ बच्चों ने संविधान सभा क्रिटिसिज्म हेडिंग बनाया, पहला क्रिटिसिज्म, दूसरा क्रिटिसिज्म, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से लिख दिया। गलत तरीका है वो लिखने का। आपसे तो पूछा ही नहीं गया है क्रिटिसिज्म, आपसे तो जो स्टेटमेंट पूछा गया उसके विपक्ष में आप तर्क लिखिए, उसका आलोचना कीजिए। ठीक है, पक्ष में भी कुछ बच्चों ने लिख दिया 2-4 पॉइंट, ठीक है। आप विपक्ष में पॉइंट जब लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लिखा कीजिए, खंडित कीजिए उस चीज़ को कि संविधान सभा केवल कांग्रेस की सभा नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय एक विचारधारा की पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो केवल और केवल अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने और भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए बनी हुई पार्टी थी, जिसमें सामाजिक धारा भी शामिल था, जिसमें सोशलिस्ट धारा, सामाजिक जिसको कहते हैं वो भी शामिल था, जिसमें दक्षिणपंथी धारा भी शामिल था, जिसमें लिबरल धारा भी शामिल था, जिसमें कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी शामिल थे। सामाजिक धारा में आप कुछ लोगों के नाम लिख सकते हैं, दक्षिणपंथी धारा में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल का नाम लिख सकते हैं, लिबरल धारा में आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, अलग अलग रियासतों के लोग शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया उन्होंने। इस तरह के तमाम नेता शामिल थे जो कांग्रेस के नहीं थे, और कांग्रेस में भी जो शामिल थे वो भी कोई एक विचारधारा से संबंधित नहीं थे। उन सभी का विचारधारा एक ही था। वो कौन सा था कि देश की आज़ादी, भारत के लिए आज़ादी को सुनिश्चित करवाना। उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। किस मामले में? तो कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का था, तो कोई सोशलिस्ट विचारधारा का था, कोई समाजवाद को मानता था, तो कोई मार्क्सवाद को मानता था, लेकिन सब लोग मिलकर केवल और केवल संविधान निर्माण की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, अलग अलग आलोचनाएं कर सकते हैं। इस आलोचना खंडन करते हुए आप बता सकते हैं कि इसका हमें रिजल्ट क्या कब पता चलता है। इसका रिजल्ट कब पता चलता है? जब संविधान का निर्माण पूरा होता है तो डीपीएसपी में केवल एक विचारधारा का समावेश हमें नहीं दिखता है, इसमें हमें गांधीवादी विचारधारा का भी समावेश दिखता है, इसमें हमें लिबरल विचारधारा का भी समावेश दिखता है, इसमें हमें सामाजिक विचारधारा का भी, समाजवाद का भी समावेश दिखता है। ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद अलग अलग नेताओं के नाम लिख देते आप, विचारधाराओं के नाम, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। ये आपको लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। बाद में ही जाकर सभी पार्टियों का जन्म किस पार्टी से हुआ है? कांग्रेस पार्टी से ही सभी पार्टियों का जन्म हुआ है बाद में जाकर। आप ये लिख सकते थे कि कांग्रेस पार्टी में ही सरदार पटेल बिल्कुल अलग मानसिकता के थे और पंडित नेहरू अलग थे। यानी कि दूसरा भाग जो मैंने दिया था इसमें, वो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी था। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इसीलिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा समझ बनाकर पढ़िए, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसी कारण से मैं बोलता हूँ।
अब आपको समझ में आ गया होगा क्या सब लिखना था इसमें। बहुत सारे बच्चों ने बेहतरीन आंसर लिखा है। मैक्सिमम बच्चे धरे पर आ गए हैं, जिनको मैंने पिछले 2-3 महीने से लिखाया है ना, कम से कम अब वो गलतियां नहीं करते हैं, मार्क्स उठा लेते हैं, अच्छा खासा लिख रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, है ना। पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो अगर आपको तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा। 6 मंथ का कर लीजिए, अभी समय है, परफेक्ट समय अभी ही है। अगले सवाल को डिस्कस करते फिर हम लोग आंसर राइटिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, 1942 में गांधी जी ने किन परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किस परिस्थितियों में शुरू किया गया, इसके बारे में लिखना है कि क्या उस समय देश का ऐसा माहौल हो गया था गांधी बाबा को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा। ये आपको पहले हिस्से में लिखना है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने कारण बहुत शानदार लिखा है, जापानी आक्रमण से लेकर और बहुत सारा कुछ लिखा है। क्रिप्स मिशन का फेल्योर तो लिखना ही लिखना है, बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा हिस्सा में कई सारे लोग गलती कर बैठे। क्या गलती कर बैठे? उन्होंने सवाल को पढ़ा नहीं सही से। दूसरे हिस्से मैंने दिया हुआ है सवाल, कम से कम सवाल को ढंग से पढ़ा कीजिए। कई सारे बच्चों ने तो पलासी का और स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र कर दिया। भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र कर दिया, कैसे कर सकते हैं आप? उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा संचालित अन्य आंदोलन से ये कहाँ तक भिन्न था? गांधी जी ने जो आंदोलन किए उन आंदोलनों से 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से भिन्न था? लेड बाय हिम, इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेड बाय हिम। उन्होंने जो लीडरशिप की, अलग अलग आंदोलन की, उन सभी से भारत छोड़ो आंदोलन कैसे भिन्न था, ये पूछा गया था आपसे। तो आप बता सकते थे कि सभी आंदोलन गांधी जी खुद से लीड करते थे। इन्होंने इसमें क्या किया? मंत्र दिया और जेल चले गए। अब उस मंत्र के आधार पर लोगों ने जो कोहराम मचाया वो अंग्रेज़ों ने कभी पहले देखा नहीं था। हवाई जहाज़ से फायरिंग करनी पड़ी अंग्रेज़ों को, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत 1942 के आंदोलन में शामिल था। सामंती सरकार महाराष्ट्र से लेकर यूपी से लेकर बिहार तक में गठित किए गए। कई सारे लोगों ने इसमें गलतियां क्या की, अब गलतियों पर आते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से आपको लिखना चाहिए आंसर्स। ओके, गलतियां ये की, कई सारे लोगों ने लिखा कि इसमें नौजवान नेताओं का आगमन हुआ। नौजवान नेताओं का आगमन और सहयोग आंदोलन में भी हुआ था। पंडित नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक सब उस समय नौजवान नेता थे जो आ रहे थे आंदोलन में। दूसरा इन्होंने लिखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधीवादी आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि शुरुआत से ही 1917 ईस्वी से चंपारण से लेकर और 1942 तक सभी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सबसे बड़ी खासियत रही इसकी। हाँ, ये 2 पॉइंट आपने गलती किया है, इसको नहीं लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप शामिल कर सकते थे कि भाई पहले कोई न कोई पार्टी लीड करती थी, कांग्रेस लीड करती थी। इस बार कांग्रेस का समाजवादी धारा जो था वो भी छापामार युद्ध करके लीड कर रहा था। गांधी जी ने अहिंसा का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला ये हिंसा नहीं है। गांधी जी ने हिंसा का विरोध नहीं किया, उन्होंने बोला कि हिंसा नहीं है, प्रतिहिंसा है। ये गांधी बाबा बोल रहे थे, आक्रोशित हो गए थे, बिल्कुल तंग आ गए थे अंग्रेजों से। तंग आकर उन्होंने बोला कि हिंसा तो है ही नहीं, है तो प्रतिहिंसा है, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया गया, हमने हिंसा थोड़ी नहीं किया। एक एक पटरियाँ उखाड़ दी गई थी यूपी बिहार में। तो दूसरा हिस्सा को आपको ये लिखना था कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इन सभी आंदोलनों से अलग कैसे था 1942 का आंदोलन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखना है क्या नहीं। अब आते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करें, आंसर राइटिंग कहाँ से करें, इन सभी चीज़ों पर बात करते, एक एक करके बात करते चलेंगे बंधुओं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे पहला है कि आंसर राइटिंग कहाँ से करें। देखिए आंसर राइटिंग अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सिलेबस पूरा होने के पश्चात आप शुरू करेंगे तो ये गलती करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सिलेबस पूरा होते होते आपका मार्च अप्रैल आ जाएगा और उसके पश्चात आप पीटी की तैयारी में घुस जाएंगे, एक आंसर नहीं लिख पाएंगे, एक निबंध नहीं लिख पाएंगे। आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं होता है। पिछले 3 महीने से बच्चों को घसा रहा हूँ, तब जाके आप वो लाइन पर आए हैं, लाइन पर आ गए हैं और अब सही लिखते हैं। ठीक है, उनके पास कंटेंट की कमी है, आपके पास भी होगा कि सर कंटेंट कहाँ से लाएं। ये लाने के लिए तो चांद पर जाना पड़ेगा या मंगल ग्रह पर, क्योंकि पृथ्वी पर तो मिलता ही नहीं है, किताब तो आपके पास होगा ही नहीं। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा लिखने में, लेकिन इसी दिक्कत को अगर आप पार कर गए तो बस हो गया काम तमाम। क्या करना है, जिस भी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है आंसर लिखने में, आमतौर पर सभी सब्जेक्ट में सभी को आती है, तो कृपया करके शुरुआत में आप जब उसको पढ़ते हैं तो उसके पश्चात देख कर ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपकी भाषा शैली, लेखन शैली डेवलप नहीं होगी।
लेखन शैली का तात्पर्य होता है बंधुओं कि जो पॉइंट्स आपके दिमाग में बन रहा है, क्या उसको कलम के द्वारा आप कॉपी पर लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, इसी को लेखन शैली कहा जाता है। दिमाग में सोच रहे हैं 10 पॉइंट, कॉपी पर लिख रहे 2 पॉइंट, यानी कि आपका लेखन शैली बिल्कुल ख़राब है। अगर आप सोच सही पा रहे हैं, लिख सही पा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। आपके पास कंटेंट की कमी है, जो टॉपिक को आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। कंटेंट की कमी के कारण आंसर राइटिंग को मत बंद कीजिए, कंटेंट देख कर लिख लीजिए। शुरुआत में लिखिए ज़रूर, जो आप शुरुआत में देख कर लिखेंगे, जब आप लिखते हैं तो पढ़ना लिखना दोनों होता है, जब आप पढ़ते हैं तो केवल पढ़ना होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम BL ग्रोवर यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि के इकोनॉमिक्स की बुक या फिर NCERT 11th 12th यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की ज्योग्राफी या फिर NCERT यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक तो आपको पता होगा, उसको पढ़ लीजिए, उसको लिख लीजिए, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। IR के लिए PT 365 आने वाला है। IR विजन IAS का आता है, फरवरी महीने में ही आता है, फरवरी से मार्च के बीच में। इस एक बुक को ले लीजिएगा। IR के लिए कुछ भी मत पढ़िएगा, फिर केवल इस एक बुक को पढ़ लीजिएगा। 20 टॉपिक मैं दे दूंगा, 20 टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा। जनवरी में आपका मेंस होगा, तो अभी से IR का टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ से उसको पढ़ के लिख लीजिएगा। एक भी कंटेंट आपका कम नहीं पड़ेगा। हाँ, अब दिक्कत कहाँ पर आती है, वहाँ पर आते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, आता और मैं दिखा देता हूँ दिक्कत कहाँ पर आती है। दिक्कत आएगी आपको यहाँ पर। क्या है सवाल? इस तरह के जो सवाल होते हैं ना बंधुओं, उसमें आपको अपने आइडिया, अपने समाधान और कुछ पॉइंट अपनी तरफ से भी ऐड करना होता है। ये सवाल मैंने दिया था, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। मेरे से एक चूक हुई, ठीक है, मैं उसको अपनी गलती मानता हूँ। वैसे अगर ध्यानपूर्वक इस सवाल को पढ़ते तो आप कर ले जाते। क्या चूक हुई थी कि मैंने यहाँ पर आर्थिक शब्द नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने HDI लिखा था तो आपको समझ जाना चाहिए था किस वृद्धि और विकास की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। खैर छोड़िए, सवाल को देखिए। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? भारत के HDI प्रदर्शन में कैसे सुधार किया जा सकता है? जब मैंने पूछा है कि भारत के HDI प्रदर्शन में कैसे सुधार किया जा सकता है, तो यहीं पर एक एक्सीलेंट बच्चा क्या करेगा? सरकार के प्रयास तो लिखेगा ही, अपने कुछ सुझाव भी देगा। और ये मैंने इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट दिया था कि आप अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा फैलाकर, थोड़ा सा सोचकर कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी ऐड कीजिए। कुछ तो क्रिएटिविटी सोचेंगे ना आप ही को दे दिया गया जिम्मा कि भाई बिहार का HDI सुधारो, क्या काम करोगे? तो कैसे आप कुछ सुधार करेंगे बताइए। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं HDI के? जीवन प्रत्याशा होता है, असमानता, गरीबी, यही सब कुछ पैरामीटर होते हैं। स्वास्थ्य वगैरह अगर डीप में जाएंगे तो बहुत सारे होते हैं उसके। इंडिकेटर्स को कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे ने, बिहार के 1-2 बच्चे ने यूज किया था, बाकी बच्चों ने सोशियो इकोनॉमिक बिहार का डेटा आ गया, उस डेटा का माला पहनना है क्या? यूज करो यहाँ पर कि बिहार का हमारे पास डेटा है, टारगेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। इसमें तो कुछ बच्चों को इतने बढ़िया पॉइंट लिखने चाहिए थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखा, कम ही लोगों ने लिखा। आपको इसको लिखना चाहिए था, अपने पॉइंट्स भी। जहाँ पर भी आपसे पूछा है कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे निवारण हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, तो कुछ सरकार के समाधान और कुछ अपने समाधान, अपने पॉइंट्स भी लिखा कीजिए। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कुछ आंसर्स मैं दिखा देता हूं, उसके बाद वीडियो समाप्त कर दूंगा। ओके, एक चीज़ और छूट गया था बात करना। क्या छूट गया था कि भाई टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी PT का ज्वाइन करें या ना करें। मुझसे अगर सुझाव मांगेंगे आप, अगर मैं आपको सही सही सुझाव दूं तो PT का टेस्ट सीरीज़ अभी मत ज्वाइन कीजिए, पैसे की बर्बादी होगी। 69 BPSC PT का जैसा पेपर आया था उस हिसाब से बिहार में भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं करवा रहा है। झंटी फंटी क्वेश्चन, वही सारे वन लाइनर फैक्ट उठा करवा रहा है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कोई करवा रहा है। और पहले आप GS को और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम आंसर राइटिंग सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब जाके आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। मई महीना से कम ये सब चीज़ें शुरू करना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बहुत होते हैं। अभी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, GS को, करंट को खूब अच्छे से टारगेट कर करके कि मुझे 1 महीने में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ख़त्म कर देना है, किसी भी हालत में पृथ्वी आकाश एक हो जाए, कीजिए। ओके, तभी जाके इसका हो पाएगा समाधान। नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे, अभी से टेस्ट सीरीज MCQ में लग जाएंगे, फिर आप लगे ही रह जाएंगे। फिर PT के बाद आप सोचेंगे कि अब क्या करें। क्या करोगे? अगले PT की तैयारी करो, है ना, क्योंकि इतना आसानी से नहीं होता है। थोड़ा ब्रॉड व्यू में आपको सोचना समझना चाहिए। BPSC पहले वाला नहीं रहा,
अब समझ जाइए, जनवरी बीत गया है, अब तो समझ जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, ये सवाल मैंने अभी भारत छोड़ो आंदोलन वाला दिखाया आपको। इसमें इंट्रो और कंक्लूजन वगैरह मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए। इंट्रो इन्होंने लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी पाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन व सामूहिक सविनय अवज्ञा था। ठीक है, जिसकी शुरुआत 8 से 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में हुआ था। इसके बाद इन्होंने लिखा गांधी जी ने मंत्र दिया करो या मरो। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर लिखा है वैश्विक परिस्थिति क्या थी उस समय की, उसके बाद से देश के अंदर की परिस्थितियाँ क्या थी। कुछ कारण इन्होंने लिख दिए हैं, अलग अलग कारण, जो आपको स्पेक्ट्रम से लेकर BL ग्रोवर से लेकर NCERT 12th बिपिन चंद्रा वहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलता है। वहाँ से इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको छोटे पॉइंट्स में भी लिख सकते थे आप। एक्सप्लेन कम किया कीजिए, जब वर्ड लिमिट रहता है तो एक्सप्लेन कम कीजिए, बुलेट पॉइंट का यूज़ कीजिए, पॉइंट बनाकर लिखते चले जाइए, जिससे क्या होगा, शब्द सीमा के भीतर कम समय में आप आंसर को पूरा कर सकेंगे। इन्होंने यहाँ पर सारे के सारे क्या कर दिए, यहाँ कारण लिख दिए। कारण लिखने के पश्चात इन्होंने बनाया कि अगला हेडिंग बनाया, क्या था सवाल का दूसरा हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा था, एक मिनट, थोड़ा सा मैसेज आ गया था बीच में, इसलिए मुझे हटना पड़ गया था। सवाल का दूसरा हिस्सा था उनके द्वारा संचालित अन्य आंदोलन से यह कहाँ तक भिन्न था। उसके बाद इन्होंने हेडिंग बनाया। हेडिंग बनाना जरूरी होता है बंधुओं, आप एक ही बार ऊपर से नीचे कहानी मत लिखा कीजिए, हेडिंग बनाकर लिखा कीजिए। हेडिंग इन्होंने क्या बनाया, हेडिंग बनाया इन्होंने कि किस प्रकार से यह भिन्न था। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भिन्न था। उसके बाद इन्होंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं पॉइंट्स। उसके बाद से एंड कर दिया है, इनको मैंने अच्छा खासा नंबर दिया था। मतलब कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको वर्ड लिमिट में सवाल पूछा जाता है तो कृपया करके इंट्रो और कंक्लूजन, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। इन्होंने इंट्रो लिखा है तो 4 लाइन का भी चल जाएगा, आप 2 लाइन का भी लिखिए, 5 लाइन का भी लिखिए, लेकिन मतलब का होना चाहिए। बिना मतलब के सारी बातें इंट्रो में ही मत लिख दीजिए, ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को। जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो पॉइंट्स को कम एक्सप्लेन किया कीजिए, क्योंकि वर्ड लिमिट होता है, समय भी लिमिट होता है आपके पास। 15 के करीब में शॉर्ट आंसर लिखने होते GS2 में 3 घंटे में, उसके बाद से लॉन्ग आंसर भी होता है उसमें 5। अभी आप 3 घंटे में 3 सवाल नहीं लिखते होंगे, वहाँ पर आपको 20 सवाल करीब में लिखने हैं। स्पीड कैसे बनेगा, पढ़ने से, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार लिखेंगे, प्रयास करेंगे, तभी जाके स्पीड बनेगा। कोई आप SSC के स्टूडेंट नहीं है कि 1 लाइनर पढ़ के आप बन जाएंगे SDM, वो दिन चले गए हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने एक तरह से अपनी तरफ से गाइड करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिलेगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।